तो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमने लिया है खाद्य श्रृंखला। एक बहुत ही आसान टॉपिक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे तरह से इस बारे में जान रहे हो। तो जहाँ भी पारिस्थितिक तंत्र है या जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी तरह के हो, दिखने में कैसे भी हो, वो सब भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये जो एक दूसरे पर निर्भर है, भोजन के लिए निर्भरता है, इसे ही हम खाद्य श्रृंखला या उसे हम कह सकते हैं आसान शब्दों में। कैसे हैं, इन सब पर बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, वास्तव में ये एक वास्तविक घटना है और ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे जीव का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही में ये बात है 1958 की, जब चाइना में माओ जेडोंग नाम के शासक शासन करते थे। माओ जेडोंग की बात करें तो उसने एक योजना बनाई कि भाई चाइना को पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे विकसित, सबसे आगे का देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस योजना के तहत उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके से जो है टास्क दी लोगों को, या कहें कि अलग अलग प्लान बनाए कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसी में से एक प्लान था 4 जीवों को चाइना से खत्म कर देने का। 4 जीव इसलिए, कौन कौन से थे? चूहे, जिसे आप जानते हैं रोग फैलता था उस समय। कौन सा रोग फैलता था चूहों से? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मच्छर, इससे भी एक रोग फैलता था, और मक्खियां, इससे भी एक रोग फैलता था। तो ये जो प्लेग है, मलेरिया है, या फिर कहें कि हैजा है, इन तरह के रोगों से छुटकारा पाने के लिए चाइना को लगा कि इन जीवों की वास्तव में कोई जरूरत नहीं है चाइना में, और इन्हें खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ जो चौथी जीव थी वो थी बेचारी गौरैया, जो चिड़िया आजकल हम अपने घरों में आसपास देखते हैं। हमारे जैसे गांव में रहने वाले लोग गौरैया के साथ ही रहते हैं। तो ये जो, इसको आम बोलचाल में या चिड़िया ही कह सकते हैं, तो ये चिड़िया, इसे भी खत्म करने का प्लान बनाया। चौथा जीव ये था। क्यों बनाया गया? क्योंकि चाइना में जो लोगों ने रिसर्च किया उसके अनुसार उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि एक चिड़िया एक वर्ष में 4.5 किलो तक अनाज चट कर जाती है। और जब इस प्रकार से हिसाब लगाया तो करोड़ों अरबों टन अनाज एक साल में चिड़िया खा जाती है। तो कहीं ना कहीं चिड़ियाओं की भी उन्होंने कहा कि इनकी भी जरूरत नहीं है और इन्हें भी खत्म करना होगा। तो साथियों, यहाँ चूहे बिल में घुस जाते हैं, मच्छर बहुत छोटे होते हैं, मक्खियां भी छोटी होती है, इनको मारना लगभग असंभव है। हालांकि कुछ दवाई वगैरह छिड़काव करके कुछ तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन समूल उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। चूहे भी इसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो छुप के रहते हैं, बिल वगैरह में घुस जाते हैं, फिर इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा शिकार हुई गौरैया, ये सबके सामने रहती है, घोंसला बना के रहती है। तो अब इन चारों जीवों में से ये तो बच गए, लेकिन लोगों को मजा आने लगा गौरैया को मारने के। क्यों? क्योंकि वो सामने रहती थी, पेड़ पे घोंसला बनाती, घर में घोंसला बनाती, कहीं भी रहती, उससे कोई नुकसान भी नहीं था। तो सब लोग इसे मारने दौड़ पड़े। अब गौरैया को मारने के लिए लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जाने लगा, उनको इनाम दिया जाने लगा। कॉलेजों में, स्कूलों में जो बच्चे सबसे ज्यादा गौरैया मारते हैं उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने लगे। और इन शासक वर्गों के सामने नजरों में चढ़ने के लिए, अच्छे बनने के लिए लोग, बड़े बूढ़े जो भी है, सब गौरैया मारने में लगे। वो क्या करते? ढोल पीटते या दूसरे थाली पीटते, कुछ भी करते और गौरैया का पीछा करते। जब तक वो उड़ती रहती, वो उन्हें बैठने नहीं देते। अंततः वो उड़ते उड़ते थक जाती और उड़ते उड़ते गिर जाती, या किसी भी तरह जब तक वो ना मरे तब तक वो गौरैया को छोड़ते नहीं थे। तो एक अनुमान के अनुसार लगभग 4 से 5 करोड़ गौरैयों को इन्होंने मार दिया एक ही साल में। इस दौरान एक और घटना हुई, वहां पोलैंड का जो दूतावास है, कुछ गौरैया जो वहां घुस जाती थी, और वहां क्योंकि उन्हें शांति मिलती थी तो वहां वो अपने घोंसले बना के रहने लगी। तो जैसे ही चाइना के लोगों को पता चला कि वहां हजारों की संख्या में चिड़िया रह रही है, तो वो गए पोलैंड के जो दूतावास थे उसके सामने धरना प्रदर्शन किया, और फिर बड़े बड़े ढोल लाए, बाहर से बजाना शुरू कर दिया। फिर ये वहां भी किसी को भी नहीं छोड़े। तो 1 साल के बाद गौरैया वहां लगभग लुप्त प्राय हो गई। चाइना को लगा कि अब मजे ही मजे हैं, बहुत सारा अनाज होगा, खाएंगे, और जो अनाज बचेगा उसे बाहर भेज देंगे। 2 साल बाद ही समझ लीजिए आप, 1960 में इसका परिणाम आना शुरू हुआ। गौरैया थी नहीं, फसल पर टिड्डियों का प्रकोप होना शुरू हो गया। टिड्डियां आती और एक ही घंटे में एक पूरे खेत को चट कर जाती, झुंड के झुंड, हजारों, करोड़ों, लाखों के झुंड। अब ये लोग सब परेशान हो गए टिड्डियों से। इनको भगाना भी बहुत मुश्किल, कुछ बजाओ तो उड़ जाती है, फिर आके बैठ जाती है। छोटी जीव थी, संख्या में ज्यादा थी। तो आने वाले समय में चाइना में बहुत भयंकर अकाल पड़ने लगे, और एक अनुमान के अनुसार 2.5 करोड़ लोग जो है अकाल का शिकार हो गए, भूखमरी का शिकार होकर के मर गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनमें जो मुख्य रोल था वो टिड्डियों का था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे जिनको
चिड़िया खा जाती थी, वो अब चिड़िया वहां नहीं रहने के चलते वो बहुत ज्यादा स्थिति में हो गए और फसलों को बड़े पैमाने पर उन्होंने चट कर दिया। इस वजह से ये जो योजना है, ये हालांकि बाद में सरकार, क्योंकि आप जानते हैं वहां जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से काम करती है उनकी, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ और ये जो घटना थी उनको कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। हालांकि प्राकृतिक अकाल के रूप में इसके बारे में जरूर लिखा गया कि भाई चाइना में प्राकृतिक रूप से कुछ अकाल पड़े जिसकी वजह से लोग भूखमरी का शिकार हुए, लेकिन उसमें कैसे कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये योजना बनाकर इन महाशय की वजह से ऐसा हो। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि ये जो खाद्य श्रृंखला है इसकी चैन है वो इन्होंने तोड़ दी है। आप देख रहे हैं जैसे कि खाद्य श्रृंखला का मतलब ये कि जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो गौरैया थी ये निर्भर किन पे थी? टीडियों पर, अन्य जो छोटे जीव जंतु इन पर निर्भर थी। लेकिन ये जीव जो है वो अब जैसे ही गौरैया खत्म होगी इनकी संख्या बढ़ गई, इसलिए ये जीव जो है वो ज्यादा हो गए। तो इस तरह से देखें तो प्रत्येक जीव का बहुत ज्यादा महत्व है इस पारिस्थितिकी तंत्र में। अब ये तो हो गया जीव जंतु, लेकिन वास्तव में जीव जंतुओं को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जीव जंतु जो है अलग अलग किस्म के होते हैं, उनकी प्रकृति अलग होती है, उसके अनुसार हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जीव जंतु होते हैं जो उत्पादक होते हैं, इसमें हम वनस्पति को ले सकते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो दूसरों पर निर्भर नहीं है, जीवों पर। वो निर्भर किस पे है? सूर्य के प्रकाश पे निर्भर है, जल पे निर्भर है। तो ये जो है पेड़ पौधे या वनस्पति उत्पादक हो गए, यानी ये उत्पादन करते हैं भोजन दूसरे लोगों के लिए, फैक्ट्री का काम करते हैं। तो यहाँ दूसरा हो गया उपभोक्ता जो इनके ऊपर निर्भर है। उपभोक्ता का मतलब खाने वाले, तो खाने वाले या यूज करने वाले, उपभोग करने वाले उपभोक्ता। तो ये कंज्यूमर है यानी कि उत्पादक पर निर्भर है। ये उपभोक्ता जो जंतु है वो सभी इसी में आते हैं, जिसमें क्या होता है आप पेड़ पौधों पर निर्भरता रहती है, जिसमें हम भी शामिल है, दूसरे लोग भी शामिल है। और आपको यहाँ लग सकता है कि जो भाई मांसाहारी जंतु है वो पेड़ पौधों पर कैसे निर्भर है? जैसे मान लीजिए शेर है, वो तो घास खाता ही नहीं, फिर वो उपभोक्ता में कैसे आएगा? लेकिन साथियों शेर जिसका शिकार करता है या भोजन करता है, चाहे वो मान लीजिए कोई जीव है, हिरण है, तो हिरण इस पे निर्भर करता है, उत्पादक पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भी प्रत्येक जीव जो है वो पेड़ पौधों पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है। तो ये हो गए उपभोक्ता, और ये वास्तव में 3 तरह के होते हैं। अब शेर की बात कर ली, यहाँ बात कर लेते हैं कि वास्तव में उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब ये कि जो केवल पेड़ पौधे या वनस्पति पर निर्भर है। मांसाहारी वो जो केवल मांस पर निर्भर है। और तीसरा ये जबरदस्ती बनाया हुआ है सर्वाहारी, जो कुछ जीव जंतु संघर्ष करते हुए मांस भी खाना शुरू कर दिए और जीव जंतु या वनस्पति भी खाना शुरू कर दिए, दोनों में। और इसमें दुर्भाग्य से मानव का भी नाम है। बहुत सारे लोग ही नहीं, जो लोगों के संपर्क में आए जंतु है, चाहे वो कुत्ता है चाहे वो बिल्ली है, वो भी सर्वाहारी बन गए। ये स्वाद के लिए मांसाहारी का मतलब ये, सर्वाहारी का मतलब ये कि पेट भरने के लिए तो वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, ये रोटी वगैरह खाते हैं, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये मांस पर भी निर्भर रहते हैं। और दुर्भाग्य से इसमें मानव का भी नाम साथ में है। मानव भी पेट भरने के लिए वनस्पति पर निर्भर है, लेकिन वास्तव में अपना स्वाद बढ़ाने के लिए वो मांस पर निर्भर है, और वो मांसाहार और शाकाहार दोनों का यूज करता है, तो इसलिए वो सर्वाहारी हो गया। हालांकि मनुष्य के जो संपर्क में आते हैं वो जीव भी कहीं ना कहीं सर्वाहारी बन गए, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जो पालतू जीव मनुष्य के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रकृति भी धीरे धीरे बदल गई। हालांकि इसमें लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन फिर भी वो भी सर्वाहारी हो गए। लेकिन जैसे शेर है, मनुष्य की प्रकृति में नहीं है, मनुष्य के संपर्क में नहीं आया, तो इसलिए वो ऐसा नहीं बन पाया। मांसाहारी आप जानते हैं जिनके बड़े नाखून हो, 2 शिकार वाले दांत हो ऊपर और नीचे, तो इस तरह से वो जो जल है, पीने की जो प्रक्रिया है वो जीभ से पीते हैं, मांसाहारी होते हैं वो। चाहे आप शेर को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, हालांकि मनुष्य में ये सभी विशेषता नहीं पाई जाती जो मांसाहारी जीवों में पाई जाती, लेकिन फिर भी मनुष्य है होशियार ज्यादा है, डेढ़ होशियार है, इसलिए वो मांसाहारी भी बना हुआ है और शाकाहारी भी बना हुआ है, पृथ्वी पर राज कर रहा है। जो अच्छी चीज होती है वो उस पर राज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से देखें तो इसके अलावा जो तीसरा होता है, अब जो तीसरा होता है वो होता है अपघटक। अपघटक यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। वो जिंदे जीव को हाथ नहीं लगाते हैं, जिंदे जीव को मुंह नहीं लगाते, लेकिन मरने के बाद वो उसे छोड़ते नहीं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या फिर अपन कहें कि कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, इसमें सड़ने की जो प्रक्रिया हम कहते हैं सड़ गया, कोई शरीर है, मान लो किसी के लिए है, कोई जंतु है, सड़ गया, दुर्गंध बाहर, वो वास्तव में सड़ने की क्रिया में वो क्या करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव है वे इसका भक्षण करते हैं, इसे खाना शुरू कर देते हैं।
इन्हें विशेष प्रकार की इनमें जो है वो शक्ति होती है पहचानने की। उन्हें जैसे ही लगता है कि ये जीव मर चुका है वो तुरंत उस पर जो है आना शुरू कर देते, अटैक शुरू कर देते हैं। और जब तक वो जीवित है तब तक वो उसमें नहीं आते, उसके पास नहीं आते। तो ये अपघटक जो है वो भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से देखें तो जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण से देखें, पौधा है, पौधों को टिड्डियां खाती है, लेकिन टिड्डियों को चूहा खा जाता है, चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन सांप को चील खा जाता है। इस तरह से देखें कि ये एक श्रृंखला बन गई, इसलिए इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि पौधा है, पौधे को हिरण भी खाता है, हिरण को शेर भी खाता है, और शेर मान लो मर जाए तो फिर ये अपघटक जीव है ये खा जाते हैं। कुल मिला के ये खाद्य श्रृंखला एक नहीं बनती बल्कि बहुत सारी बन जाती। जैसे टिड्डी है, टिड्डी को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कोई और जंतु आप भेड़िया खा जाता है। यानी कि कुल मिला के ये जो है वो खाद्य श्रृंखला अलग अलग बन जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें एक फिक्स है कि इसे यही खाएगा, इसके अलावा नहीं। तो ये एक तरह से जाल बन जाता है, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, एक दूसरे से बने हुए पूरे। तो ये एक तरह से जाल बन जाता है, इसे खाद्य जाल भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखें, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या फर्क है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो साथियों इस तरह से देखें तो खाद्य श्रृंखला एक छोटा सा और साधारण सा टॉपिक था जिसपे हमने बात की। साथ ही हमने जाना कि वास्तव में प्रकृति में एक जीव दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चीज जो प्रकृति में उपलब्ध है वो महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज वैसे ही कहीं बिना कोई काम किए ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक इसमें एक छोटी सी चीज और रहेगी, पिरामिड होता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत उस पर भी बात कर लेते हैं कि पिरामिड वास्तव में कैसा होता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो हर जगह समान नहीं होता है, बल्कि कुछ कुछ फर्क होता है। तो इस तरह से देखें तो ये एक चीज बन गई, लेकिन यहाँ जो है वो बड़ी बनती है, यानी कि ये चीज बन गई। यानी ये दो पिरामिड बने हुए, कहां से आप देख सकते हैं, एक तो इधर और एक इधर। यहां देख सकते हैं, यहां जो है अब इसे चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि नीचे जो भाग है वहां जो है वो ज्यादा स्पेस है, जबकि ऊपर कम है। जबकि यहाँ नीचे कम है और ऊपर ज्यादा स्पेस है। यानी कि ये जो है वो मैदानी भाग है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, शानदार, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली है। तो वो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर उपभोक्ता सबसे ज्यादा होगा, माफ करें उत्पादक सबसे ज्यादा होगा, उत्पादक सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उपभोक्ता होगा, और सबसे कम होगा अपघटक। लेकिन ये तो मैदान की बात है जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। लेकिन यदि आप ये स्थिति यहाँ होगी, अब इस स्थिति की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मामला पूरा उल्टा है। अब जो उत्पादक है वो कम है, उसके बाद उपभोक्ता है, और अंतिम में अपघटक सबसे ज्यादा है। अपघटक सबसे ज्यादा, छोटे जीव जंतु जो है वो मृत जीवों पर निर्भर रहने वाले सबसे ज्यादा। तो ये स्थिति कहाँ आती है, ये स्थिति आ जाती है समुद्र में। यानी समुद्र में पेड़ पौधे इतने नहीं होते, उत्पादक वर्ग इतना नहीं होता, लेकिन अपघटक वर्ग सबसे ज्यादा होता है। या फिर कुछ जगह मरुस्थली जो इलाका है उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जहाँ पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं होता। आप जमीन में रहने वाले जीव फिर कह सकते हैं, पानी तो उसमें होता नहीं, इसलिए जमीन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। और मरुस्थल में हम आमतौर पर देखते भी है जो है कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये दोनों चीजें भी आपको जाननी आवश्यक थी। तो साथियों इस तरह से हमने आज बात की खाद्य श्रृंखला की। आने वाले समय में और छोटे छोटे वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे। आपका सहयोग बना रहे इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।